नमस्कार दोस्तों, कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के मोती, कतरा कतरा खून का जलाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया तूने घरौंदा अपना। चिड़िया चहक के बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। समास का ही दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको पिछले की भांति बेहद पसंद आएगा और आपको लाभान्वित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर समास प्रकरण। जैसा कि देख रहे हैं, तो आज पहला जो पार्ट है वो हम करेंगे अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव की एक तो शॉर्ट तरीके से मैंने पहचान लिखने की कोशिश की। हम इतने को बाद में देखेंगे, पहले इस तरीके से शॉर्टकट से चलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसको अगर हमने पहचान लिया तो हमें कभी भी समास में गलती नहीं होगी। चलिए देखें, पहचान जैसे समासपद है तो ये ध्यान रखिएगा, समासपद हमेशा दो पार्ट में बनता है। एक पहला होगा पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद। ये ध्यान रखें, समासपद के दो पार्ट हैं। पहला पद है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। अब अव्ययी भाव समास है तो अव्यय होगा। अव्यय को हम अविकारी कहते हैं। यदि आपने थोड़ा सा पीछे ध्यान दिया होगा रिपेयर में, तो हम अविकारी जो अव्यय है उसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मादि बोधक और 5वां होता है निपात। तो ये 5 जो है ये अव्यय अविकारी शब्द। अब इसमें ये क्या है, ये पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। तो कुछ अव्ययी भाव की पहचान के लिए कौन से शब्द हैं, देखिए भर, निर, प्रति, यथा, आ, बे, बा, अप, अन, अधि, अनु और युग्म शब्द। युग्म शब्द आप इसे कहें जोड़े वाले शब्द, जोड़े वाले शब्द। अब देखिए, तो ये एक शॉर्टकट तरीका था अव्ययी भाव का, लेकिन अब हम इसको जाएंगे थॉरली, मतलब इसकी परिभाषा के साथ में। तो परिभाषा है, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। ये तो मैंने यहां भी लिखा है, आपको ये लिखा। और समस्त वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है वो काम करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समासपद सदा लिंग, वचन और विभक्ति रहीन होता है, यानी विभक्ति से रहित होता है। ध्यान दीजिए, इसके दोनों पदों का जो स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, यानी अगर हम चाहें तो इसके दोनों पार्टों में से सिर्फ एक पार्ट को ही हम लिख दें, वो गलत माना जाएगा। इसलिए उनका स्वतंत्र रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अब हमने जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखे हैं उनको हम अब समझ लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो जो अनु है, अनु का अर्थ होता है के योग्य। ठीक, तो आप इसका देखिए, अब अनुरूप है तो अनु आगे ही होता क्योंकि उपसर्ग है, और हमने अव्यय का क्या कहा, पूर्व पद है अव्यय, तो हमने मूल शब्द के आगे जोड़ा। तो मूल शब्द है रूप और अनु लगाया हमने उसके साथ में उपसर्ग या अव्यय। आगे देखें, भर, भर मतलब पूरा। जैसे भर पेट आएगा, इसका पेट भर कर। ध्यान दीजिए, पेट भर कर। नेक्स्ट है आ मतलब से लेकर। तो आपने समासपद लिखा आ जन्म, इसका विग्रह करेंगे तो आएगा जन्म से लेकर के। जैसे आजन्म, जो अंधा है कोई ब्लाइंड है, वो क्या है, आजन्म यानी जन्म से। आगे यथा, यथा मतलब के अनुसार। यदि आपको इसका अर्थ पता चल गया तो आपका अव्ययी भाव समास गलत नहीं हो सकता। तो यह आएगा शक्ति, यथा शक्ति कर दिया है, तो शक्ति मूल शब्द है, यथा उसका आगे हमने क्या लगाया, अव्यय, और अव्यय क्या है, अविकारी शब्द। तो शक्ति के अनुसार हमने इसको ऐड किया, शक्ति के आगे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा शक्ति के अनुसार। निर जो है वो अभाव में आता है। जैसे धन रहित, निर्धन हो गया। निर मतलब रहित और धन मतलब पैसा, जिसके बाद पैसा नहीं, कौन है वो, निर्धन। आगे है पुनरुक्ति, यानी अगर कभी भी रिपीटेशन कोई आ जाए तो हम उसको कहते हैं पुनरुक्ति, यानी एक ही शब्द की बार बार में। ध्यान दीजिए, अगर एक शब्द बार बार आ रहा है
एक से दो बार आ रहा है और सेम मीनिंग है तो उसको कहेंगे हम पुनरुक्ति, यानी एक ही शब्द की रिपीटेशन। इतना दीजिए। तो दिन दिन मतलब हर दिन। आगे आएगा बे। बे मतलब रहित है। जैसे शब्द बनाया हमने बेशर्म। शर्म मतलब आदर किसी का, जिसमें बे मतलब रहित है, इसमें आदर ही नहीं है किसी के प्रति, किसी की भी इंसल्ट जो है वो कर सकता है, उसको कहते हैं बेशर्म। शर्म रहित, इसका विग्रह होगा शर्म रहित। तो एक बार पुनः देखिए, अनु, भर, आ, यथा, निर, पुनरुक्ति और ये बे। तो ये देखें, अनु का मतलब के योग्य, भर का मतलब पूरा और आ। अब पार्ट नंबर 2 आप पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा से पहले हम चलेंगे शॉर्टकट। ये आप देख रहे हैं जो पहले भी आपने अवयव विभाग में देखा। तो समस्त पद के वही दो पार्ट, पूर्व पद और उत्तर पद। ध्यान रखें, पूर्व पहले जो आपने अवयव विभाग पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जो पूर्व पद है वो होता है अव्यय, जबकि इसमें दोनों पद जो है वो प्रधान हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ये ध्यान लीजिए। हाँ, बीच में योजक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है और उसको हटाने के लिए जब हम उसका विग्रह करेंगे तो हम उससे और या का करते हैं प्रयोग। और जब रक्त संबंध कहीं हो, ब्लड रिलेशन कहीं हो, तो हम और का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के कोई भी पार्ट हो, संज्ञा के 3 भाग में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा हो, और का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन आ जाए, तुलनात्मक बात आ जाए, तो वहां पर या का प्रयोग करते हैं। ये समझ लीजिएगा। तो ये है, देखिए, और या का प्रयोग किया जाता है। ये एक शॉर्टकट पहचान है। इतनी बड़ी को अगर ना याद रखा जाए तो इतने इसको याद रखना आसान हो जाएगा, सहज तरीका है। अब चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। तो हमने लिखा सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखें, क्योंकि हमने परिभाषा वहां पर शॉर्टकट में की थी। अब इसको पूरा कर डिफाइन। इस समास के दोनों पद समान महत्व रखते हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं और दोनों ही प्रधान भी होते हैं, यानी दोनों मेन्स भी होते हैं, दोनों मेन हैं। और इन दोनों पदों के बीच को मिलाने वाले या संबंध बताने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक समझिए, मैंने आपको बताया था कि अव्यय के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, फिर विषयादि बोधक और आखिरी का है निपात। और वह या का जो लोप है वो हो जाता है। तो ये थी, यही इसी को हमने राइट साइड में शॉर्टकट करने का प्रयास किया, जो आसानी से किसी भी प्रतियोगी जो छात्र है, जो भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में रखता है, तो वो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाला छात्र आसानी से याद कर सकता है। तो ये ध्यान रखें, उसमें अगर तुलनात्मक आई तो या का प्रयोग करेंगे। अगर संज्ञा का तीनों संज्ञा के रूपों से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक आ जाए तो हम प्रयोग करेंगे। और चलिए अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पाप और पुण्य। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां आएगा पाप और पुण्य। तो हमने इसको देखो, जीवन और मरण, जीवन और मरण, ठीक है। आगे भला और विशेषण, देखो विशेषण लग गया है तो भी और का प्रयोग करेंगे। यहां आएगा भला और बुरा। आगे है मान सम्मान। देखिए आगे संज्ञा का भाववाचक में मान सम्मान आ गया, तो आप देखेंगे इसको भी आएगा मान और सम्मान, मान और सम्मान। नेक्स्ट है डूबना और उतरना। ये क्रिया से संबंध कर दिया है, डूबना और उतरना। ये डूबना और उतरना दोनों क्रिया हैं, तो और का प्रयोग करेंगे। आगे आप देखिए, ये संज्ञा गोरा और काला, गोरा या काला आएगा यहां, क्योंकि कंपैरिजन है। संज्ञा भले ही है लेकिन ये तुलना है, तो गोरा या काला। आगे ऊंचा नीचा, ये भी तुलनात्मक आ गया, तुलनात्मकता है ये, तो यहां आएगा ऊंचा या नीचा। कई बार जो एग्जामिनर है वो विभिन्न एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वे बीच में आपको हाइफन नहीं लगा, भ्रमित करने का प्रयास है, कहीं ना कहीं उसको फॉर्म को बदल देगा, तो देवासुर नाम से कर देगा। इसका मतलब है कि देव और असुर है, देव हाइफन असुर, तो यहां आएगा देव और असुर।
तो ये था आपका द्वंद्व समास। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।